हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैथ्स के जो परसेंटेज टॉपिक अपना चल रहा है उसके कुछ और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल के साथ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन में एक लेक्चर अपना मैथ्स का आता है। तो आप लोग ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसको पूरा बेसिक से और अच्छे से पढ़ें। अभी अपने पास समय है तो आप इसका अच्छे से यूज़ करें, और जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कोई नहीं सिखा सकता है, तो आपको मेहनत करना है मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं परसेंटेज के, उनके साथ आपको भी अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है परसेंटेज का जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है या आपको टफ लग रहा है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिसमें से 72% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी जीव विज्ञान को लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बायो लिख देता हूँ। और जो 44 स्टूडेंट होते हैं, 44% स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथ्स चुनते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट जो होता है कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लेता ही है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने ना तो बायो लिया है और ना ही मैथ्स। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 40 स्टूडेंट, परसेंटेज में बात नहीं कही गई है, 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स को लिया है, मतलब बायो भी लिया है और मैथ्स भी लिया है। तो आपसे पूछा गया है कि उसमें क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपके क्वेश्चन का समरी हो गया है। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उसको समझते हैं। जब भी अपन किसी भी सवाल की बात करते हैं उसमें जो टोटल होता है, टोटल को अपन क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 2% दिए हुए, बायो का दिया हुआ, मैथ्स का दिया हुआ। यहाँ एक ही इस क्वेश्चन का बेसिक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका एक बेसिक होता है, उसको अगर आप सीख लेंगे तो उस टाइप का कोई सा भी आप क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ इसका बेसिक क्या है उसको समझना कि ये जो दोनों सब्जेक्ट, ऐसा स्टूडेंट्स हैं जिनने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स भी लिया है और बायो भी लिया है। तो ये यहाँ पर भी कैलकुलेट हुए हैं बायो वाले सब्जेक्ट में और मैथ्स वाले में भी कैलकुलेट हुए, मतलब ये दोनों जगह कैलकुलेट हो गए हैं। इस टाइप का पहले भी मैंने आपको सवाल करवाया था, तब मैंने कहा था अगर मैं इन दोनों परसेंटेज को प्लस करता हूँ, देखो मैं अगर यहाँ पर 72 को और 44 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ आता है 116। अब टोटल तो 100 होता है, ये उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा क्यों हुआ है, ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये जो दोनों सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स ने लिया है, मैथ्स भी लिया है बायो भी लिया है, वो इन दोनों जगह कैलकुलेट हो गए, 2 बार कैलकुलेट हो गए। इसका सीधा मतलब है कि ये ज़्यादा है, कितना, 60% ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। मतलब ये जो 60% एक्स्ट्रा आया है ये किसकी वजह से आया है, ऐसे स्टूडेंट की वजह से आया है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। और वो कितने हैं, 40 है, ऐसा आपको क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो इसकी लॉन्ग मेथड यूज़ करने का जरूरत ही नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा आया है 16% ज़्यादा जो आ गया है वो किसकी वजह से आया है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनने दोनों सब्जेक्ट ले लिया है। मतलब आपका ये जो 16% है ये 40 स्टूडेंट के इक्वल है। अब आपसे पूछा है कि उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल को अपन हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो ये 100% कितने के बराबर है, बस यही आपका सवाल हो गया। इसी को आपको सोल्व करना है। और इस टाइप का जब भी सोल्व करने के लिए मैंने कहा यहाँ पर आपका दोनों परसेंटेज के नीचे परसेंटेज है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसको सोल्व करने का तरीका होता है 40 के अपॉन में लिखो 16। तो ये लिखा मैंने 40 अपॉन में लिखा 16, और जो पूछा गया है यानी 100 कितने के इक्वल है ये पूछा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका हो जाएगा। 4 से इसको आप डिवाइड कर दें 4 बार, और इस 4 से इसको डिवाइड करें 25। तो यहाँ पर 25 और यहाँ 0 बचा है, मतलब आपका हो गया 250। टोटल उस क्लास में 250 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब आप लोगों को मैंने बहुत सारे टाइप के सवाल करवा दिए हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको कैसे सोल्व करना है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल देखेंगे। स्क्रीन पे देखो सवाल में क्या लिखा गया है कि अजय जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 25% वो खर्च कर रहा है, जिसमें भी खर्च कर रहा है वो आप पढ़ लें। फिर कहा उसने 5% खर्च कर रहा है, फिर कहा उसने 15% खर्च कर रहा है और 25% खर्च कर रहा है, सॉरी 10% खर्च कर रहा है।
25% जो है घर पे खर्च कर रहा है, 5% की अगर बात करें तो वो राशन पानी पे खर्च कर रहा है, खाद्यान्न पे खर्च कर रहा है, 15% यात्रा में खर्च कर रहा है और 10% जो अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है, ऐसा सवाल में कहा गया है। और इतना सब खर्च करने के बाद भी वो जो है 27,000 रुपीज़ जो है वो बचा लेता है, 27,000 रुपये जो है वो बचा लेता है, यही कहा है। तो उससे पूछा गया है कि उसकी आय कितनी है। ठीक है, अब आय पूछा गया है तो सबसे पहले तो ये देख लें कि टोटल जो है वो खर्च कितना कर रहा है। तो टोटल खर्च कर रहा है 25, 5, 30 प्लस 10, 40, 50 और 55% जो है वो खर्च कर देता है। तो 55% जो है वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचाया कितना, टोटल 100% होता है, तो 100 में से 55% तो उसने खर्च कर दिया है, मतलब उसने 45% जो है वो क्या कर लिया, बचाया है। 45% उसने बचाया है और रुपए में कहा गया है कि वो 27,000 रुपये बचाता है। तो अपने को पता चल गया कि ये जो 45% है वो 27,000 के इक्वल है। अब कहा गया है कि उसकी टोटल आय कितनी है, मतलब आपका जो 100% है वो किसके इक्वल है, ये आपसे पूछा गया है। तो बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा है आपसे क्या करना होता है, इसके अपोन में ये लिखो जो पूछा गया उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ सोल्व करते हैं 27,000 अपोन में अपन लिखते हैं 45 और मल्टीप्लाई में लिखते हैं अपन 100, बस ये हो गया सोल्व। ठीक है, तो 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा तो 60000, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो 60,000 उसकी मासिक आय है। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, अभी जो अपन ने सोल्व करा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कहा गया है कि राम जो है वो 20% खर्च जो है वो घर के लिए कर लेता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि शेष का, वहाँ ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, यहाँ यूज़ करा है कि जो टोटल वो कमाता है उसका 20% घर के जो खर्चे हैं उसमें खर्च हो जाता है। अब जो बचा है उसका कहा गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया, टोटल पे नहीं कहा गया है, यहाँ लिखा है शेष का जो 15% होता है, ठीक है, वो पुस्तकों पर खर्च कर लेता है और जो 30% होता है वो कपड़ों पे खर्च कर लेता है। अब जो 30% है वो भी किसका है, शेष का, जो बचा है उसका। अब यहाँ डायरेक्ट अपन इन सबको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, और इतना सब तब खर्च करने के बाद वो बचा कितने लेता है, 9,520 रुपये वो बचा लेता है। ठीक है, अब 9,520 रुपये वो बचाता है। तो पूछा गया कि उसकी आय जो है वो कितनी है। अब पहले जो सवाल था उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, पहले उसने शेष का ये वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, डायरेक्ट कहा था कि 20% घर पे खर्च करता है, बाकी पुस्तकों पे खर्च करता है, मतलब यात्रा में खर्च करता है, जहाँ भी खर्च करता है, डायरेक्ट लिखा था, टोटल पे लिखा था। लेकिन अब टोटल पे नहीं लिखा है, टोटल पे तो 20% है जो घर में खर्च कर लेता है, उसके बाद जो बचता है उसका 15%। तो अपन मान लो कि उसकी जो मासिक आय है या मंथली जो भी उसने कहा गया आय जो है उसको अपन 100 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, उसकी जो आय है वो अपन ने क्या मान ली, इस टाइप का सवाल करने के लिए जब शेष का कह दिया जाता है तब आप उसको मानना पड़ेगा। तो परसेंटेज में अपन 100 ही मानते हैं। तो आय जो है अपन ने मान ली कि उसकी आय जो है वो 100 रुपीज़ है। अब 100 का 20% तो वो घर में खर्च कर देता है, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20। सीधी सी बात है, चाहे तो आप निकालें, 100 का 20% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आने वाला है, 20। तो 20 रुपये उसने घर में खर्च कर दिए। 100 में से 20 रुपये घर का खर्चे में खर्च हो गए, बचे कितने, 80 रुपये उसके पास बचे। तो 80 का 15% वो पुस्तकों पर खर्च करेगा, 100 का नहीं करेगा, किसका करेगा, 80 का। तो चलो ये भी निकाल लेते हैं, 80 का जो 15% है वो पुस्तकों पर खर्च कर रहा है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये कितना बच रहा है, मतलब 12 रुपये जो है वो क्या कर रहा है, पुस्तकों पर खर्च कर रहा है। तो 80 में से ये 12 भी क्या कर दो, माइनस कर दो, तो बचा आपका 68 रुपीज़। अब ये 68 बचा है, इसका 30% वो कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो इसका 30% भी निकाल लो। ठीक है, ₹20.4 वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। तो अब बचा कितना, 68 में से आप 20.4 जो है वो माइनस कर लें, तो यहाँ आपका बचता है 47.6 रुपीज़।
अब यहाँ से आपको पूरा सवाल जो है वो समझ में आ जाएगा। इतने रुपए बच रहे हैं, अगर उसकी आय जो है वो कितनी हो, अपन 100 रुपीज़ मानते हैं, तब इतने रुपए वो बचाता है। लेकिन उसने कहा है कि उसके 9,520 रुपये बचते हैं। तो बस यहीं से आपका सवाल हो जाएगा। देखो अपन इसको कैसे जमाएंगे, इसको जमाएंगे अपन यहाँ पर कि अगर उसकी आय जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तब वो 47.6 रुपीज़ बचाता है। तो जब वो 9,520 रुपये अगर बचाएगा तो उसकी आय कितनी होगी, ये बचत के नीचे अपन ने बचत लिख दी। तो यहाँ पर आय के नीचे आय आ जाएगी। तो इसको सोल्व करने का तरीका है 100 के अपोन में जाएगा आपका 47.6 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 9520। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, ये डेसिमल हटा दें यहाँ से तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये इससे 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20000, मतलब उसकी आय जो है वो कितनी थी, 20,000 रुपये थी। तो जब आपको शेष का कहा जाता है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, पहले आपको मानना पड़ेगा, फिर उसका 20%, 50%, 30% निकाल लें। इतना सब करने का जरूरत नहीं, फटाफट आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। 100 का 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 100 में से 20 माइनस करो 80 आ जाएगा, 80 का 15% आप निकाल लो 12 आ जाएगा, 12 को माइनस करो 68 आया, 68 का फिर 30% निकाल लो तो आपका बचेगा यहाँ पर कितना 20.4 आया। 20.4 को अपन माइनस कर देंगे 68 में से तो कितना बचेगा 47.6 रुपीज़। अब इतने रुपीज़ ये बचे हैं और बचे कब, जब आपकी आय जो है आपने कितनी मानी थी 100 है, मतलब 100 में से आप इतना रुपए बचाते हो, ठीक है, या इतना रुपए बचाते हो किस में से 100 में से, तो जब इतना रुपए बचेगा तो आपका टोटल कितना होगा। सिंपल सा इक्वेशन है, ये बनाना आना चाहिए। तो आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज़ अगर उसकी आय है तब जाके उसके 9,520 रुपये बचने वाले हैं। चले देखो आपकी स्क्रीन पर जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो अपना जो टोटल उसकी संपत्ति होती है उसका 30% भाग जो होता है वो अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है। फिर जो बचता है, शेष जो बच रहा है, ठीक है, उसका आधा जो है वो पुत्री को दे देता है, ठीक है। फिर आधा देने के बाद जो आधा बचता है, ठीक है, उस आधे को, जो आधा बचा है उसको वो अपने 5 पुत्रों में दे देता है, 5 पुत्रों में बांट देता है। और जो प्रत्येक पुत्र होता है उसको 14,000 रुपये मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो उसके पास टोटल धन कितना था। सवाल बहुत सरल है, इसको स्टार्टिंग से पकड़ते हैं। अब अपने पास टोटल नहीं है तो टोटल को अपन 100 मान लिया, 100 का 30% पत्नी को दे दिया। तो आप लोगों को पता है कि जब भी 100 का अपन कितना भी परसेंट निकालेंगे वो 100 ही होता है, क्योंकि परसेंट मतलब 100 पे ही निकलता है। तो 100 का 30% तो 30 ही हुआ। तो 100 में से 30 रुपये तो उसने पत्नी को दे दिए, बचे कितने, बचे शेष जो है वो हो गया 70। तो ये शेष जो यहाँ आया ये कितना हो गया आपका 70 हो गया। 70 का आधा जो है उसने किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया। तो आधा मतलब सीधा आधा कर ले 35, यानी 35 जो है वो किसको दे दिया, पुत्री को दे दिया। अब बचा कितना, बचा आपका 35 और बचा हुआ है, उसको इसने 5 पुत्रों में बांट दिया। तो प्रत्येक पुत्र को कितना आया वो देख लेते हैं। तो 35 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है 7 आता है। मतलब प्रत्येक पुत्र के पास अगर मैं बात करूं तो 7 आ रहा है। वो काय में से आ रहा है, अपन ने अगर 100 माना है तब। तो 100 में अगर 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, मतलब ये 7 किसके बराबर हो गया, ये 14,000 रुपये के बराबर हो गया। ये 7 अगर मैं परसेंटेज में बात कर लूँ, है ना, तो ये 14,000 के बराबर हो गया। यही तो दिया ना इसने, ये तो कहा कि 5 पुत्रों में बांटता, तो 5 पुत्रों में बांट दिया। 35 को अपन ने कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और उसने कहा प्रत्येक पुत्र को कितना आ रहा है 14,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब ये 7 जो है ये 14,000 के बराबर है। बस जब ये 7 जो है ये अगर आपका 14,000 के बराबर है तो टोटल पूछा गया, यानी 100 जो है ये कितने के बराबर है यही निकालना है। तो बस वही करना, 14,000 के अपोन में 7 को लिखो। तो 14,000 के अपोन में मैंने लिखा 7 और मल्टीप्लाई में कर दिया 100। 7 से 2 बार में 14 डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 2 लाख रुपीस। इतना उसके पास टोटल था जो उसने सबको बांट दिया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है इस वाले को, तभी जाके आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको पहले पूरा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, स्क्रीन पे आप देखेंगे तो सबसे पहले कहा गया है कि 1/5 भाग, ठीक है, छात्राएं, जो टोटल छात्राएं हैं उनका
जो 1.5 भाग जो है वो 12 वर्ष से कम उम्र की है। बात को ध्यान से समझना। और जो टोटल छात्र हैं उनका 1/4 भाग छात्र जो हैं वो भी 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है। और जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 1000 कुल विद्यार्थी हैं। ये तो कुल हो गए, इसमें गर्ल्स भी आ गए और बॉयज़ भी आ गए। फिर कहा गया है कि इसका जो टोटल है इसका 2/5 यानी 2/5 भाग जो है वो क्या है? छात्राएं हैं यानी गर्ल्स हैं। ठीक है, ये भी कह दिया। तो पूछा गया है कि जो 12 वर्ष से अधिक वाले कितने विद्यार्थी हैं? ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जिनकी उम्र जो है वो 12 वर्ष से अधिक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि 12 वर्ष से कम उम्र वाले कितने हैं। उनको अपन क्या करेंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे। तो जो बचे हैं वो क्या आ जाएंगे? 12 वर्ष से अधिक वाले आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पर कहा गया जितनी छात्राएं हैं उनका 1/5 भाग जो है वो 12 वर्ष से कम उम्र की है। मतलब जो बची हुई है वो 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र की है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकालने का तरीका भी है, और अपने को अगर इससे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे करना है। कि यहाँ पर कहा गया है कि छात्राओं का 1/5 भाग जो है 12 वर्ष से कम है। तो पहले ये तो पता कर ले कि टोटल छात्राएं कितनी हैं। तो टोटल छात्राओं के लिए यहाँ नीचे कहा उसने कि 1000 का 2/5 भाग जो है वो छात्राएं हैं। तो देख लेते हैं 1000 का 2/5 कितना आ रहा है। तो 1000 का मैं 2/5 निकाल देता हूँ तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 400। तो 400 टोटल छात्राएं हैं। बात को ध्यान से समझना, टोटल छात्राएं कितनी हैं? 400 है। तो 1000 में से 400 अगर छात्राएं हैं तो बचे हुए जो 600 हैं वो क्या हो गए? वो आपके छात्र हो गए। एग्जाम में आपको इतना आराम से नहीं करना है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना आराम से करवा रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि टोटल छात्र कितने हैं और टोटल छात्राएं कितनी हैं। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाते हैं। यहाँ कहा गया कि छात्राओं का 1/5 भाग जो है 12 वर्ष से कम उम्र की है। तो देख लेते हैं, छात्राएं टोटल 400 हैं तो 400 का अपन कितना निकाल लेते हैं? 1/5 भाग निकाल लेते हैं। तो इसका 1/5 निकालता हूँ। तो 1/5 अगर निकालूंगा तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। तो 80 जो है वो कम है, 12 वर्ष से कम उम्र की है। चलो यहाँ से ये भी पता चल गया। फिर कहा गया कि 1/4 भाग जो है वो 12 वर्ष से कम उम्र के छात्र हैं। तो छात्र टोटल कितने? 600। तो 600 में से जो 1/4 है, 600 का 1/4 जो है वो 12 वर्ष से कम उम्र के, तो ये भी निकाल लो। ये 150 आ गए। तो 150 लड़के और 80 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम है। तो टोटल ये कितने हो गए? इनको आप जोड़ लो। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये हो गए 230। कितने हो गए? 230 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये अपने को पता चल गया। और अपने से पूछा क्या गया था? पूछा गया था कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं। तो टोटल में से 1000 में से 230 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो ये 230 इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 230 में से माइनस करेंगे तो 770। मतलब 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 12 वर्ष से क्या है? अधिक है। ये हो गया आपका आंसर। तो निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर आप उसको सोल्व करेंगे तो आपको वो इजी वे में सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है। इस टाइप के सवाल में ही आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है, क्योंकि इस सवाल को पढ़ के आपको एक बार में ये सवाल समझ में नहीं आता है, इसीलिए टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बस इसको समझना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मोहन जो अपनी टोटल संपत्ति जो है किस किस को बांटता है, पहले वो देख लेते हैं। एक तो पत्नी को देता है, प्लस पत्नी के साथ साथ वो अपने 3 पुत्रों को देता है। पुत्रों की संख्या भी याद रखें, 3 कहा गया है। फिर 3 पुत्रों के साथ साथ 2 पुत्रियों को देता है। पुत्रियों की संख्या 2 हो गई। और प्लस 5 जो है यहाँ पर क्या है इसके? नाती और नातिनों को देता है। तो मैं यहाँ नाती लिख देता हूँ बस। ठीक है, तो 5 लोग तो ये हो गए। इन सब में वो अपनी संपत्ति को बांटता है, लेकिन उसने किस तरीके से बांटी है उसको कहा गया है। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए कहा गया है कि जो प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, जो पुत्र है, पुत्र को जितना भी भाग आने वाला है उसका जो 1/8 करते हैं, पुत्र का 1/8 भाग, तथा प्रत्येक पुत्री का, अगर पुत्री की अगर बात करें तो पुत्री का 1/10,
अगर पुत्री की बात करेंगे तो 1/10 और पुत्र की बात करेंगे तो 1/8 भाग जो होता है वो उतना किसको मिलता है, उतना मिलता है प्रत्येक नाती को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक नाती को कितना मिलता है। अगर अपने पास पुत्र की संख्या आ जाए तो पुत्र का अपन 1/8 निकालेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि प्रत्येक नाती को कितना मिल रहा है। पुत्र से निकालना है तो अपन 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पुत्री से निकालना है तो पुत्री से अपन निकालेंगे, तो पुत्री से कहा है कि पुत्री से वो 1/10 भाग जो है प्रत्येक नाती को मिल रहा है। तो ये कंडीशन उसने दे दी है नाती का निकालने के लिए अपने को। फिर उसने आगे कहा है कि उसकी पत्नी को, पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी को कितना मिला है उसके बारे में भी उसने कंडीशन दी है। तो देखो पत्नी के बारे में क्या कंडीशन दी है वो देख लेते हैं। पत्नी के बारे में कहा है कि पत्नी को उसके पुत्र प्लस पुत्री, जितने भी पुत्र हैं, यानी 3 पुत्र तो 3 पुत्र और जो 2 पुत्रियां हैं उन दोनों का अगर अपन जोड़ दें तो टोटल का 40%, इन दोनों का जितना आएगा उसका अगर मैं यहाँ पर क्या निकाल लूँगा, 40% निकाल लूँगा, तो मेरे पास पत्नी को कितना दिया है वो भी आ जाएगा। चलिए एक कंडीशन और आ गई। उसके बाद उसने किसका दे दिया है वो देख लेते हैं। यदि करके उसने दिया है कि जो पुत्री है, प्रत्येक जो पुत्री है उसको 1.25 लाख रुपीस उसने दिए, तो उसकी पत्नी, अब पूछा गया है उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, उसकी जो पत्नी है प्लस 3 नातिन को, टोटल 5 थे, 5 में से यहाँ कितने लिखे हैं, 3 लिखे, तो पत्नी और 3 नाती को कितना पैसा मिला है ये उसने पूछा है, कितना धन उनको मिलने वाला ये पूछा है। तो मैंने सवाल का पूरा समरी आपको यहाँ समझा दिया है। बस अब सोल्व कहाँ से करना, पकड़ना कहाँ से है, अपने को पुत्र से पकड़ना है। पुत्र का निकालेंगे, पुत्र का निकलेगा तो पुत्र से प्रत्येक नाती का निकल जाएगा, पुत्री का भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर पुत्र का निकल जाएगा, पुत्रियों का निकल जाएगा, और अपने को और क्या चाहिए, नातिन का चाहिए, नातिन का निकल जाएगा। सबको जोड़ के अपन बता देंगे लास्ट में जो पूछा उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पुत्री है उसको कितना मिला है, 1.25 लाख, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1,25,000। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना मिल रहा है पुत्री को। और अगर मैं बात करूं कि पुत्री का 1/10 जो है वो किसको मिलता है, प्रत्येक नाती को मिलता है, तो मैं इसका 1/10 निकाल लूँ सबसे पहले। तो इसका क्या निकाल लूँ, 1/10। इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना आ रहा है, 12,500 रुपये। कितना आ रहे हैं, 12,500 रुपये उसने प्रत्येक किसको दिए हैं, नाती को दिए हैं। पूछा किससे गया था, पत्नी का और 3 नाती का टोटल पूछा था। तो अपने को 1 नाती का आ गया है, इसमें मैं क्या करूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 नाती का आ जाएगा, 20 पत्नी और का निकाल के इसमें प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये तो यहाँ से आ गया कि 3,000 यानी जो 37,500 रुपये, ठीक है, 37,500 रुपीज़ जो है ये तो आ गया है किसके, 3 नाती के। अब पत्नी का निकालना है, तो पत्नी का निकालने के लिए देखो कंडीशन क्या कही गई है उसको देखो। पत्नी का निकालने के लिए कंडीशन ये दी हुई है कि जो पुत्र का और पुत्रियों का दोनों का जो टोटल वैल्यू है अगर उसका मैं 40% निकाल लूँ तो पत्नी का आ जाता है। तो मेरे पास पुत्री का तो है 1.25 लाख और पुत्रियाँ कितनी थी, 2, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो तो हो जाएगा काम। चलो ये कर लेते हैं। तो जो पुत्री है उसको मिला है 1,25,000, एक पुत्री को मिला है। तो दोनों पुत्रियों को मिलाकर कितना मिलेगा, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 2,50,000 ये किसको मिला है, दोनों पुत्रियों को, ठीक है। अब पुत्रों को कितना मिला है, तो पुत्र कितने हैं यहाँ सबसे पहले देखते हैं, 3 पुत्र हैं। अब पुत्र को कितना मिलेगा वो कहाँ से निकलेगा, तो वो यहाँ से निकलेगा। देखो यहाँ कहा था कि जो आपका कहाँ निकला था अपन ने, जो पुत्री का जो 10% निकलने वाला है यहाँ निकला था अपन ने। ये देखो पुत्र का जो यहाँ कहा था, पुत्री का 10% जो है उतना प्रत्येक नाती को मिलता है। मतलब सीधी बात है कि जो पुत्री का 10% और पुत्र का 1% दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं ये चीज़ देखूँ यहाँ पर, ये इक्वेशन देखूँ, ठीक है, तो मुझे पुत्र का निकालना है तो ये वाला इक्वेशन देख लेता हूँ। ये वाला इक्वेशन देखो समझ में आता है कि जो पुत्र का 1/8 भाग जो है वो प्रत्येक नाती को मिलता है। तो पुत्र का 1/8 जो है वो किसके बराबर है, आप देखो यहाँ पर प्रत्येक नाती को कितना मिल रहा है, 12,500, तो 12,500 के बराबर है। तो पुत्र की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/8 को उधर लेके चले जाऊँ तो पुत्र का आ जाएगा, मतलब इसमें 8 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ
तो पुत्र का आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो पुत्र इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 12,500 इंटू 1/8 इधर जाएगा तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपीज़। तो प्रत्येक पुत्र को कितना मिला है, 1,00,000 रुपीज़ मिला है। और पुत्र कितने थे, 3, तो टोटल कितना हो गया 3,00,000। तो नातिन को मिलाकर 37,500, ठीक है। और जो पत्नी का है वो निकाल लेते हैं। 3,00,000 तो पुत्र का हो गया, तीनों पुत्र का मिला के कितना हो गया 3,00,000। यहाँ लिखता हूँ, ये 3,00,000 पुत्र का हो गया। और पुत्रियों का मिला के कितना हुआ था, यहाँ पे निकाला था अपन 2,50,000, तो ये भी यहाँ लिख लेते हैं 2,50,000, ठीक है। इन सबको जोड़ लेते हैं। $5,50,000। इसका 40% अगर मैं निकाल लूँगा तो वो पत्नी का आ जाएगा, यही उसने कहा है। तो 5,50,000 का 40%, तो 40% आप लोगों को निकालना आता है, ठीक है। $2,20,000। अब ये जो 2,20,000 आया है ये किसका आ गया, पत्नी का आ गया। और 3 नाती का मिला के कितना आया था 3,000, मतलब 37,500, तो इसमें 37,500 जोड़ देते अपन, तो ये जोड़ दिया 37,500 रुपीज़। तो जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन वो आपके पास आ गया, 2,57,500 रुपीज़ होंगे किसके मिलाकर, पत्नी के, और 3 नाती के मिलाकर कितने होंगे, 2,57,500 रुपीज़ आने वाले हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, घिस-पिस हो गया है बहुत सारा। आप एक एक चीज़ को लेते हुए करेंगे, खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें मैंने सिखा दी है, रिलेशन सिखा दिया है कि आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले अपन ने क्या करा है कि अपने को यहाँ पर पूछा गया था पत्नी का और 3 नाती का, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रत्येक नाती को कितना मिल रहा है वो निकाल लिया। प्रत्येक नाती को कितना मिल रहा है, पुत्री का 1/10, और पुत्री का उसने दे रखा है, पुत्री का दे रखा है 1,25,000, तो 1,25,000 का 1/10 निकाला तो प्रत्येक नाती का आ गया। अब मुझे यहाँ पर पुत्र का भी चाहिए, तो पुत्र इंटू 1/8 इज इक्वल टू होता है प्रत्येक नाती, और प्रत्येक नाती का अभी निकाला अपन ने, कितना आया था 12,500, तो मैंने 1/8 इज इक्वल टू कितना लिख दिया 12,500। तो ये 8 इधर जाएगा तो 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 1,00,000 आ जाएगा, ये पुत्र का वैल्यू हो गया। टोटल 3 पुत्र है तो 3 पुत्र का मिलाकर 3,00,000 हो जाएगा। तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी पत्नी का निकालने के लिए, तो पुत्र का हो गया 3,00,000, और प्रत्येक पुत्री जो है उसको कितना मिल रहा है 1,25,000, और पुत्रियाँ जो है वो 2 है तो 2,50,000 हो जाएगा। तो 3,00,000 इसको मिल रहा है, 2,50,000 इसको मिल रहा है, तो दोनों का मिलाकर 5,50,000। 5,50,000 का 40% निकाल लिया तो वो आ गया पत्नी का। तो 40% जब मैंने इसका निकाला, 5,50,000 का 40% जब निकाला तो वो आया 2,20,000। तो पत्नी का हो गया 2,20,000। एक नातिन का आया था 12,500, तो 3 का मिला के आया 37,500। तो 2,20,000 में 37,500 जोड़ दिए तो ये आ गया 2,57,500। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब इतना सारा टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता, इसीलिए एक बार में सवाल को पढ़ के और आपको समझ लेना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फटाफट ये कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन इसका इसीलिए ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट सवाल को पढ़ के ही सवाल में चकरा जाते हैं कि क्या क्या कह दिया है और कैसे इसको सोल्व करें। तो आपको उसको पकड़ना है कि कहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे वो आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें क्या कहा गया है कि एक मेला जो है उसमें 35,000 लोग पहुंचते हैं और उन सब लोगों की जो एंट्री फीस होती है उससे 9,50,000 रुपये वो कमा लेता है। 9,50,000 रुपये की इनकम हुई, और ये इनकम का जो सोर्स है वो क्या है, एंट्री फीस है। एंट्री फीस जो है अगर बात करें, जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, उनकी जो एंट्री फीस है वो 40 रुपीज़ है, और जो बच्चे हैं उनकी आधी है यानी 20 रुपीज़ है, ये उसने कहा है। और 10% जो है वो फ्री है, निःशुल्क है, ठीक है। तो पूछा गया है कि वहाँ पर जो है जो टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें क्या चीज़ है, तो देखो इनकम हुई है आपकी 9,50,000, और टोटल जो वहाँ पर लोग आए थे वो तो 35,000, जिसमें से कुछ बच्चे भी थे, वयस्क भी थे। जो वयस्क होंगे उनने 40 रुपये दिए होंगे, जो बच्चे होंगे उनने 20 रुपये दिए होंगे। और आपसे पूछा गया कि उसमें बच्चे कितने हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है यहाँ पर कि 10% निःशुल्क थे। मतलब जितने लोग आए थे उनमें से 10% लोगों ने तो पैसा दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको अपन माइनस कर लेते हैं। जो 35,000 है इसका अपन 10% अगर निकालेंगे तो कितना आने वाला है, तो 10% अगर मैं इसका निकालूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3500। इतने लोगों ने पैसा दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 3500 को इस 35,000 में से माइनस कर देते हैं। टोटल कितना था, 35,000 था, जिसमें से जो 3500 लोग हैं इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये जो 31,500 लोग हैं इन्होंने ही पैसे दिए। मतलब यहाँ जो ये इनकम हुई है 9,50,000 वो इन 31,500 की वजह से हुई है, क्योंकि 10% तो फ्री थे, वो अपन ने माइनस कर दिए। अब 31,500 में से बच्चों की संख्या पूछी गई अपने से कितनी है, तो बच्चों की संख्या को सपोज मान लो कि जो बच्चे हैं वो कितने थे, x थे। तो बच्चों से जो इनकम होगी, बच्चे कितने x है और एक बच्चा कितना दे रहा है 20 रुपये, तो x इंटू 20, तो बच्चों से जो इनकम हुई वो कितनी हो गई 20x। अब जो बच्चे हैं वो सारे वयस्क हैं और वो सब 40 रुपये दे रहे, तो बच्चे कितने, x बच्चे थे। तो 31,500 में से x बच्चे हैं, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 31,500 में से जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, उनको क्या कर दे, माइनस कर दे, माइनस x। और ये सब कितना रुपए देने वाले, 40, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दें। और जो बच्चों ने पैसे दिए और जो वयस्क ने पैसे दिए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, जो टोटल पैसा है वो कितना है, वो है आपका 9,50,000। यही तो कहा है क्वेश्चन में। बस अब x का वैल्यू निकाल लो, बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो 20x प्लस ये 40 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा। तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 6 0 0। ठीक है, 1,26,000 आ गया। और 40 का x में करोगे तो 40x, ये माइनस का साइन तो रहेगा ही सही, और 40x और इज इक्वल टू में आपका आ रहा है 9,50,000। अब ये 40x और ये 20x माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1,26,000 माइनस 20x इज इक्वल टू 95 और 0 0। ठीक है, अब ये 20x माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 1,26,000 में से अपन 9,50,000 माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा 20x। जब इसको माइनस करेंगे तो देखो कितना आने वाला है, 0 0 0, 31,000, और ये 20 आ जाएगा इसके अपोन में, और x का वैल्यू निकल जाएगा। उसको डिवाइड कर लो, $15,500 उसमें क्या थे, बच्चे थे। इनको ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है कि जो तुलसीराम है का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। किसका अधिक है, तुलसीराम का अधिक है, कश्यप के। अब तुलसीराम के वेतन के बारे में अपने से कहा गया है कि ये तुलसीराम जो है अपने वेतन का 720 रुपये बचाता है। कितना रुपये बचाता है, 720 रुपये बचाता है। और जो इसका जो टोटल वेतन है उसका कितना है, 4% है। तो आपसे पूछा गया है कि जो कश्यप है इसका वेतन जो है वो कितना है। तो सबसे पहले तो कश्यप का वेतन निकालने के लिए अपने को तुलसीराम का वेतन निकालना पड़ेगा, और तुलसीराम का वेतन निकालने के लिए कहा है कि वो 720 रुपये बचाता है। जो उसका 4%, जो उसकी टोटल वेतन है उसका 4% है, मतलब सीधा समझ में आता है कि जो 4% है वो 720 के बराबर है। तो टोटल तुलसीराम की जो है उसको 100 मान लेते हैं, तो 100 किसके इक्वल होगा, तो 720 के अपोन में लिखते हैं अपन 4 और मल्टीप्लाई में लिखते हैं अपन 100। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 18 में, तो ये कितना हो गया 18,000। ये जो इतने रुपए जो आए हैं, ये जो आय आई है ये किसकी आई है, ये तुलसीराम की आई है। लेकिन यहाँ मोस्ट एक इम्पोर्टेंट बात जो है उसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ ये कहा गया है कि जो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो कश्यप का वेतन निकालना है। तो देखो इस टाइप का एक सवाल मैंने करा है कि यहाँ कहा जाता है कि ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है।
ये भी निकालना पड़ता है। तो पहले जब ये पता चलेगा कि कश्यप का वेतन जो है वो तुलसीराम के वेतन से कितना % कम है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तुलसीराम का तो पता है कि वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर अपने को कश्यप का पता होता तो तुलसीराम का निकालना आसान होता, लेकिन तुलसीराम से अपने को कश्यप का निकालना है तो प्रॉब्लम आएगा। अपने को कहा कि तुलसीराम का अधिक है, किससे? कश्यप से, कश्यप के वेतन से, लेकिन कश्यप का तो पता ही नहीं है। तो अपन ये पता कर लेते हैं कि जो कश्यप का वेतन है वो तुलसीराम के वेतन से कितना % कम है। अगर तुलसीराम का 20% अधिक है तो ये जरूरी नहीं कि कश्यप का 20% कम हो, ये नहीं होता है, आपको निकालना पड़ता है। 20% अधिक है, अब आपको जो वृद्धि परसेंटेज दिया हुआ है और कमी के लिए निकालना, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 20 और अपन में क्या लिखते हैं 100 प्लस वृद्धि परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सवाल है, अपना फॉर्मूला है, बस इसको सोल्व कर लो। 20 अपॉन में 120 इंटू 100, इसको अपने को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 अपॉन 6%। कितना आया? 100 अपॉन 6। इसको काटने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही लिखें। मतलब इतना % जो है वो कम है, इससे इतना % कम है, तो इसका आप 100 अपॉन 6% निकाल लो। किसका? 18,000 का 100 अपॉन 6% निकाल लें, तो जितना आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलो कर लेते हैं कि जो आपका 18,000 है उसका 100 अपॉन 6%, परसेंट के लिए एक बार और मुझे नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। परसेंट है तो परसेंट में आया तो परसेंट डालूंगा नीचे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, और ये 6 से 3 बार 3,000 रुपये तनख्वाह उसकी क्या है? कम है। किसकी? कश्यप की। किससे? तुलसीराम से कम है। तो 3,000 माइनस कर दो, तुलसीराम का कितना था? 18,000, इसमें से क्या कर दो? 3,000 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 15,000। मतलब जो कश्यप की जो आय है वो कितनी है? 15,000 है। तो आपको सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या कहा गया है, तभी आप उस सवाल को सोल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं होने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो क्या कहा गया है। एक एग्जाम है जिसमें जो रीतिज है, रीतिज के लिए मैं R लिख रहा हूँ, इसको 52% अंक मिलते हैं, ठीक है। फिर सुनील की अगर बात करें तो उसको 64% अंक मिलते हैं, और रवि की अगर बात करें तो उसको मिलते हैं 74% अंक, ठीक है। परसेंटेज में तीनों का दिया हुआ है। और अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम का जो टोटल है, टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है वो 740 है। टोटल अंक कितना है? 750 है अंक, टोटल उस एग्ज़ाम के अंक हैं। मतलब आप इसको 100% मान सकते हो। तो आपसे पूछा गया कि इन तीनों का जो अंक है उसका औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो औसत निकालने के लिए क्या करता है, इन तीनों के अंकों को जोड़ना है, और ये 3 है तो 3 से उसको क्या कर देना है? भाग लगा देना है। तो किसी भी संख्या का औसत जब भी आपको औसत निकालना है, जितनी भी संख्याओं को औसत निकालना होता है उन सभी संख्याओं को जोड़ लो और उन सभी संख्याओं को गिन कर उनको डिवाइड कर दो। 3 है तो 3 से डिवाइड कर लो, अगर वो संख्या है 4 से तो 4 से डिवाइड कर लो, उसी को एवरेज कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मुझे एवरेज निकालना तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि रवि को अंक कितने मिले हैं, सुनील को कितने, रितीश को कितने मिले, सुनील को कितने मिले और रवि को कितने मिले, सबके अंक में पता करूँगा। तो रितीश को 52% अंक मिला है। अब मुझे पता है कि 100% जो है, अगर मैं यहाँ बात करूँ जो 100 जो है वो 750 के इक्वल है, तो 52 किसके इक्वल होगा? तो आसानी से निकल जाएगा। तो 750 के अपॉन में मैं लिखूंगा 100 और 52 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लो। 52 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 25 14 9 3 390 है ना, 3900 आएगा। और यहाँ नीचे एक 0 है तो एक 0 से एक 0 काट दो, या तो या एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। एक 0 से अपन एक 0 काट देते हैं तो 390 बचेगा। चलिए फिर 64% निकालेंगे तो 750 100 के इक्वल है, तो 64 किसके हैं? बस सेम टू सेम प्रोसेस, 0 से 0 काट देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक 0 से ये एक 0 यहाँ पे भी कट जाएगा, 480 बचेगा। फिर आता है आपका 74% निकालना, तो 750 अपॉन 100 इंटू 74%, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 से 0 काट दो, ये बचेगा 0 5 5 5, ठीक है। यहाँ पर भी एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो 555 बचेगा। तो तीनों कितना आया? यहाँ आया 390, इसका आया 480 और इसका आया 555। तीनों को जोड़ लेते हैं, 390 प्लस 480 प्लस 555, और 3 संख्या है तो एवरेज निकालने के 3 से अपन इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 9 8 14 5 8 5 14 अपॉन 3। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं,
475। तो ये 475 इसका क्या आ गया, एवरेज निकल गया इन तीनों के अंकों का। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। और भी अगर आपको, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको परसेंटेज का कोई न्यूमेरिकल जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप मेरे साथ मेहनत करते रहें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको बहुत मेहनत का ज़रूरत है। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी इस वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, तो आप ये हेल्प भी लें और खुद से मेहनत करते रहें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।